तो आप सभी का स्वागत। और इस समय इटावा का एक संस्थान सैनिक हायर सेकेंडरी स्कूल जो कि कर्री पुलिया पे स्थित है, और आज हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं संस्थान के संचालक। बात करने का जानने का प्रयास करता हूं, चूँकि अभी हाल ही में परीक्षाएं संपन्न हुई हैं, तो किस तरीके से परीक्षाएं संपन्न हुई हैं, परीक्षाओं के परिणाम कैसे रहे हैं, नए सत्र की शुरुआत हुई है तो इस बार संस्थान ने क्या क्या नए डेवलपमेंट करे हैं, नई शिक्षा नीति में जो भी गाइडलाइंस है उसको संस्थान कैसे इम्प्लीमेंट कर रहा है, आरटीई को लेकर किस तरीके की यहाँ व्यवस्थाएं चल रही हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। गौरव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके चैनल का। और मैं शशिकांत यादव, डायरेक्टर सैनिक हायर सेकेंडरी स्कूल। जैसे कि आपने कहा कि अभी हाल ही में परीक्षाएं संपन्न हुई हैं, परीक्षाएं पूरी हुई, तो हमारे संस्थान का विगत वर्षों की भांति लास्ट संस्थान 2010 से लगातार प्रयासरत है, शिक्षा के क्षेत्र में है, और गार्जियंस के सहयोग से, हमारे अथक प्रयास से संस्थान पिछले 15 वर्ष में क्षेत्र का अग्रणी संस्थान बना हुआ है जी। और ये 15 वर्षों में विद्यालय का जो परीक्षा फल है वो 100% रहा है, 100% रहा है। हमारी कोशिश रहती है कि जब हमारा एग्ज़ाम होता है, जब हम एग्ज़ाम कराते हैं, परीक्षा कराते हैं, तो जैसे कि बच्चे के जीवन की कोई भी परीक्षा आखिरी नहीं होती, हर एक परीक्षा वो पहली बार देता है और वो परीक्षा लास्ट नहीं होती। हमारी कोशिश रहती है कि परीक्षा पूरी तरीके से निष्पक्ष हो, चीटिंग फ्री हो, किसी भी तरीके की अव्यवस्था ना हो, जो उसका बच्चे का परीक्षा परिणाम आए वो पूरी तरीके से जेन्युइन हो जी। क्योंकि कारण वो होता है ना कि अगर कई आप बच्चे के साथ उसके परीक्षा परिणाम के साथ समझौता करते हैं और ये सोचते हैं कि परीक्षा परिणाम अच्छा बना देने से आप गार्जियंस को या बच्चे को किसी तरीके से आप प्रभावित कर सकते हैं, तो मेरी समझ में वो गलत है जी। हो सकता है कि आप एक बार किसी बच्चे आपका फेल हो जाता है बच्चा, और फेल होने की वजह से गार्जियंस आपसे डिससेटिस्फाइड हो जाए, असंतुष्ट हो जाए, बच्चे को लेके चला जाए, लेकिन इससे आपकी क्वालिटी पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो मेरा मानना हमेशा होता है कि आप क्वालिटी पे ध्यान दीजिए, क्वांटिटी पे आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्वांटिटी अपने पास वापस आएगी जी। नई सत्र की सब शुरुआत हुई है इस बार संस्थान, और आपने क्या प्लान करा है कि इस बार क्या नया करने वाले हैं? देखिए, इस बार 2026-27 में जो सत्र की शुरुआत हुई है, तो सबसे पहले ये ग्रामीण अंचल का विद्यालय है। हमारी कोशिश रही है, आपने देखा है कि पिछले कुछ समय में डीजल पेट्रोल के दामों में लेके ये चीज़ें रही हैं, और लगातार बहुत सारे संस्थानों ने अपने ट्रांसपोर्ट में फ़ीस को बढ़ा दिया गया। हमारी कोशिश ये है कि पहली बार हमारा जो फ़ीस स्ट्रक्चर है, जो पिछले सत्र में फ़ीस स्ट्रक्चर रखा गया था, वही फ़ीस स्ट्रक्चर इस सत्र में भी रखा गया। दूसरा, ऐसे बच्चे जो मानसिक रूप से मजबूत हैं, दिमाग से अच्छे हैं, बट किसी परिस्थिति बस उन्हें सही गाइडेंस ना मिला है, वो पढ़ाई में वीक हैं, तो उनके लिए हमने प्लान किया है कि मंथ में 2 बार उनके घर पे टीचर्स की होम विजिट कराना, कि हमारे विद्यालय के टीचर मंथ में 2 बार उनके यहाँ जाएंगे, होम विजिट कराना। दूसरा, आफ्टर द स्कूल आवर्स अगर वो बच्चे अपने साधन से विद्यालय तक पहुंच सकते हैं तो उनके लिए 1 से 1.5 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट कराना। तीसरा, हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है या शिक्षण व्यवस्था है, उसमें सिलेबस को लेकर ये रहता है कि हम अगर शिक्षक के तौर पे या मैनेजमेंट के तौर पे सिर्फ ये कोशिश करते हैं कि बच्चे का सिर्फ सिलेबस पूरा हो, कहने का मतलब उसकी कॉपी भरे जी, उसके दिमाग ना भरे। हमारा ये प्रयास है और हम इसके लिए कमिटेड भी हैं कि इस सत्र में हम सिलेबस को नोटबुक की बजाय उसकी लर्निंग्स में लेके आएंगे, क्योंकि बच्चा कॉपी में लिखने के बाद बैठ के रट तो सकता है, लेकिन उसको अपनी लर्निंग्स में, उसके सीख में नहीं ला सकता है। तो पहले तो इस पे काम करना है। दूसरा, हमारा प्लानिंग ये है कि आज की कंडीशन ये है कि बच्चों को मेंटरशिप की ज़रूरत है, बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है। बच्चे हमारे संस्कार, संस्कृति और समाज भूलते जा रहे हैं, और ये किसी भी आज का जो आधुनिक एजुकेशन सिस्टम आ गया है या हम वेस्टर्न कल्चर फॉलो करने लगे, तो स्कूलों में आपने देखा होगा कि कोई भी स्कूल वाला ये सिखाता नहीं कि आप अपने कल्चर के हिसाब से बड़ों का अभिवादन कैसे करें। वहाँ गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और ये सब चलने लगा। तो ये गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एक सिस्टम से आप कर सकते हैं, लेकिन हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। तो हम अपने बच्चों को कल्चर पे लेके जाएंगे। इसके साथ साथ जैसे हमने आपसे डिस्कशन किया हुआ है कि मोरल वैल्यूज़ को लेके, तो इसकी व्यवस्था हमारे यहाँ ये हुई है कि हम पर डे असेंबली के टाइम में या असेंबली के बाद में एक 0 पीरियड लगाएंगे। उस 0 पीरियड में बच्चों को उनकी जो
चैलेंजेस हैं, चाहे वो समाज में हो, चाहे वो फैमिली में हो, चाहे वो संस्कार हो या और अच्छी बुरी आदत हो, इस पे चर्चा करेंगे। तीसरा हमारा जो मकसद है कि ऐसे बच्चे, जैसे आरटीई की बात आती है, तो आरटीई के तहत हमारे संस्थान में 20 सीट रिजर्व रहते हैं, जो कि शासन प्रशासन की तरफ से हमें रिजर्व दें। हम आरटीई के लिए जो पूरी तरीके से ऐसे कैंडिडेट हैं जो पात्र हैं, उनका चुनाव करते हैं और हर हाल में उन्हें आरटी में एडमिशन दिलाने का काम करते हैं। जी, अच्छा सर, आरटी की आपने जिक्र करी, एक एनईपी की बात कर रहा हूँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसकी बहुत सारी गाइडलाइंस हैं, उसको संस्थान किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहा है? जिस दिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी एनईपी 2020, तो एनईपी 2020 आने के बाद हमने अपने विद्यालय में एक सेमिनार भी कराया था, कई सारे शिक्षाविदों को बुलाया हुआ था। उस एनईपी के तहत हमने विद्यालय के अंदर अपने सिलेबस में बदलाव किए हैं। वही मैं बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि एनईपी में यह है कि बच्चा की रुचि जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में उसको डेवलप किया जाए, उसकी रुचि देखी जाए कि अगर बच्चा की रुचि आर्ट में है तो उसे आर्ट में प्रोत्साहित किया जाए, उसे ड्राइंग में प्रोत्साहित किया जाए। अगर बच्चे की बोलने की क्षमता, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं तो हम उसे जर्नलिज्म की तरफ प्रोत्साहित कर सकते हैं। अगर बच्चा इंजीनियरिंग में अच्छा फोकस करता है, उसकी रुचि इंजीनियरिंग में अच्छी है, तो हम उसको कर सकते हैं। आर्ट एनईपी में भी यही किया गया है कि एनईपी का मकसद है कि बच्चे को डेवलप करना ऑन द बेसिस ऑफ स्किल, बच्चे के अंदर स्किल्स डेवलप करना। और आज हमारे देश में जो बेरोजगारी है, उस बेरोजगारी का कारण यही है कि हम एजुकेटेड तो हैं बट स्किल्ड नहीं है। और ये स्किल्स अगर स्कूल्स लेवल से ही सिखाई जाएंगी, आप मान लीजिए क्लास 6 के बच्चे को अगर उसकी रुचि है कि उसको कारपेंटिंग करनी, उसको बढ़ईगिरी पसंद है, और अगर ये बढ़ईगिरी हम उसे क्लास 6 में सिखाने की कोशिश करते हैं, जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का एक हिस्सा भी है, तो ये आगे आने वाले दिनों में हमारे बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा कदम होने वाला है। जी, अच्छा सर, जिस संस्थान जिस परिवेश में है आपका, अधिकतम यहाँ गरीब मजदूर किसानों के बच्चे आपके साथ ज़्यादातर जुड़े, ज़्यादा संख्या में जुड़े हैं, किस तरीके का आप कोऑपरेट करते हैं, कैसा सहयोग रहता है? ठीक है, हमारे पास गौरव जी 90 से 95% जो अभिभावक हैं वो किसान हैं। तो किसानों की सबसे बड़ी समस्या होती है कि टाइम पे फीस जमा ना कर पाना। अच्छा, उससे पहले सबसे बड़ी चीज़ होती है कि ग्रामीण अंचल है, हर गार्जियंस, हर अभिभावक चाहता है उसके बच्चे को अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिले, अच्छी शिक्षा मिले, लेकिन वो इतना आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है, सक्षम नहीं कि वो अपने बच्चे को शहर में ले जाके। तो हमारा पहला तो मकसद है कि जो शिक्षा शहर के विद्यालयों में मिलते हैं वही स्तर की, वही मेरिट की शिक्षा हम अपने संस्थान में दे पाएँ। अब सबसे बड़ी समस्या जो आती है कि किसान के पास साल में 2 बार फसल होती है। यहाँ बेसिकली जिस क्षेत्र में आप बैठे हुए हैं, तो ये गेहूं और धान का क्षेत्र है, 2 फसल होते हैं। तो उसके लिए हमने ये व्यवस्था की है कि अगर कोई भी अभिभावक अपनी फीस साल में 2 बार में एक बार जमा कर देता है तो उसको विशेष छूट उसको 15%, 20% हम दे देते हैं। ठीक है, एक बार में जमा कर देता है तो भी उसे छूट मिलती है। अब दूसरी है कि कुछ अभिभावक हमारे मंथ पे फीस जमा नहीं कर पाते हैं, तो हमारे यहाँ व्यवस्था है कि फ़ाइन का सिस्टम नहीं है, हम किसी से फ़ाइन नहीं लेते हैं। एक व्यवस्था है कि कोई भी अभिभावक हमारे यहाँ आ सकता है, एक एप्लीकेशन लिख के दे सकता है कि हम अपनी बच्चे की फ़ीस 4 महीने तक जमा नहीं कर पाएंगे। तो हमारे यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि किसी बच्चे को फ़ीस के लिए क्लास से बाहर किया जाए या किसी बच्चे को एग्ज़ाम ना देने दिया जाए। अभी जब हमने एग्ज़ाम कराया, परीक्षाएँ कराई मार्च में, जब परीक्षाएँ हमारी शुरुआत हुई तो हमारे समथिंग में 200-250 बच्चे ऐसे थे जिनकी फ़ीस जमा नहीं थी। हमने गार्जियन से बात करी, गार्जियन से बात करने के बाद उन्होंने अपनी सहमति दी, उन्होंने आश्वस्त किया विद्यालय को, विद्यालय प्रबंधन को, और हमने उनकी बच्चों की परीक्षाएं संपन्न कराई। किसी बच्चे को इसलिए नहीं निकाला गया कि आपकी विद्यालय में आपकी फ़ीस विद्यालय में जमा नहीं है। कई सारे ऐसे अभिभावक हैं जो फ़ीस देने में सक्षम नहीं हैं लेकिन उनके बच्चे काबिल हैं, तो हम हमारे विद्यालय में विद्यालय स्तर का एक स्कॉलरशिप टेस्ट कराते हैं, और स्कॉलरशिप टेस्ट कराने के बाद अगर वो बच्चा स्कॉलरशिप टेस्ट क्वालिफाई करता है तो हम उससे विद्यालय में स्कॉलरशिप भी देते हैं। दूसरा, एक विद्यालय का नियम है कि जिस किसी बच्चे के अभिभावक में से, जैसे पिताजी और माताजी हैं,
अगर पिताजी की डेथ हो गई है और माताजी कहीं भी पूरी तरीके से गृहिणी हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, कमाई का साधन, कमाई का जरिया या कमाने वाला सिर्फ पिता ही था और पिता की डेथ हो गई है, तो ऐसे बच्चे को जब तक जो वो किसी भी क्लास में हो, जब तक संस्थान का हिस्सा रहता है, हम उसे फीस में 100% की छूट दे के चलते हैं। दूसरा एक कैटेगरी है कि अगर कोई अभिभावक की डेथ हो गई है और उसके पारिवारिक लोग सक्षम हैं और वो कहते भी कि हम पढ़ाई कंटिन्यू रखेंगे, तो ऐसी स्थिति में हम उनको 30 से 35-40% छूट देने का काम करते हैं। जी। अच्छा सर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सपना संस्थान कैसे साकार कर रहा है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा तो दे दिया गया, जब बेटियां सुरक्षित नहीं होंगी तो पढ़ेंगे कैसे? पढ़ाई के लिए बेटी का सुरक्षित होना ज़रूरी है। उसके लिए संस्थान क्या करता है कि विद्यालय के अंदर एक नारी शक्ति टीम बनाई गई है, वुमेन्स पावर टीम बनाई गई है। वो टीम लगातार हर शनिवार को एक सेमिनार करती है जिसमें 6 से लेके 10 तक की बच्चियां शामिल होते हैं और उनको पूरी तरीके से उनकी सुरक्षा को लेके जागरूक किया जाता है, उनकी शारीरिक क्षमताओं को लेके जागरूक किया जाता है। विद्यालय के अंदर का माहौल ऐसा बनाया गया है कि किसी भी बच्चे को मोबाइल लाने के लिए परमिशन नहीं दी गई है। बड़ी क्लासेस में जहाँ 6 क्लास है, 7 क्लास है, 8th क्लास है, 9th क्लास में, वहाँ कोशिश की गई है कि गर्ल्स के लिए सेपरेट सेक्शन है, बॉयज़ के लिए सेपरेट सेक्शन है। लगातार बच्चियों की काउंसलिंग होती है। विद्यालय के अंदर एक व्यवस्था बनाई गई कि अगर बच्ची के सामने कोई समस्या होती है, वो घर में है या विद्यालय में है या आते जाते समय है, तो वो अपनी शिकायत विद्यालय टीचर तक, शिक्षक तक पहुंचा सकती है और हम गार्जियन से साथ मिलकर उसकी समस्या का समाधान करते हैं। अच्छा सर, एक सवाल और आपसे है, चूँकि इस समय आप देख रहे हो कि शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है, जी, उस पर क्या कहना है? देखिए शिक्षा पूरी तरीके से व्यापार बन चुके हैं और हम एक ही बात कहेंगे इसमें कि ये हकीकत है कि प्राइवेट स्कूल्स की कहीं से फंडिंग नहीं होती है, तो हमें सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो विद्यालय की जितनी भी व्यवस्थाएं होती हैं वो गार्जियंस जो फीस जमा करता है उसी से चलानी पड़ती हैं। जैसे विद्यालय के जो कर्मचारी हैं, टीचर्स हैं, 4th क्लास हैं, ड्राइवर्स हैं, इनकी सैलरी वगैरह। यहाँ मैं ये कहूँगा कि हर संस्थान को ये चाहिए कि आपकी जिस तरीके की व्यवस्थाएं हैं आपका फीस स्ट्रक्चर भी उसी तरीके का होना चाहिए। किसी भी अतिरिक्त शुल्क के नाम से, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी चार्ज लिया जाता है या आई कार्ड के नाम से पैसा लिया जाता है या रजिस्ट्रेशन के नाम से पैसा लिया जाता है, इस तरीके की चीज़ें ना ली जाएं। आपने फ़ीस स्ट्रक्चर सेट किया है, फ़ीस स्ट्रक्चर में जितनी ज़्यादा रियायत से रियायत दी जा सकती है वो दी जाए। जून में जब हमारी बसेस नहीं जाते हैं, अगर संस्थान की व्यवस्था ऐसी है कि वो बसेस का कन्वेंस ना ले सके तो लिया जाए। तीसरा दूसरी एक समस्या आ रही है, वो बहुत बड़ी समस्या है, हर विद्यालय की समस्या है कि किताबों के नाम पे जी और ड्रेस के नाम पे गार्जियंस को एक ही दुकान से बांधा जा रहा है, एक ही जगह से बांधा जा रहा है। हम आपको हमारी व्यवस्था बता देते हैं कि हमारे यहाँ जो किताबें हैं वो NCERT की, गार्जियंस को बोल दिया जाता है कि आपको जहाँ NCERT मिले वहाँ से NCERT लेके आइए। यूनिफॉर्म इस तरीके की बनाई गई है कि गार्जियंस कहीं भी जाके मार्केट से किसी भी शॉप से जाके परचेस कर सकता है और अपने बच्चे को पहना सकता है। तो इसमें मैं बाकी विद्यालयों के जितने भी हमारे तो इटावा डिस्ट्रिक्ट में कई सारे बड़े बड़े विद्यालय हैं, मेरा यही निवेदन सबसे रहेगा कि आप अतिरिक्त शुल्क के नाम पे, किताबों के नाम पे और ड्रेस के नाम पे गार्जियंस के साथ दया की भावना रखें। उनको इस तरीके के एक दुकानों पे एक मोनोपोली क्रिएट ना करें कि आपको इसी दुकान से ख़रीदनी पड़ेगी, इसी दुकान से नहीं खरीदनी पड़ेगी। और हमने विद्यालय शुरू किया है तो विद्यालय एक सेवा भावना से चलता है। कोई भी संस्थान अगर वो विद्यालय है, शिक्षा के क्षेत्र में है, तो सेवा भावना से चलता है। विद्यालय की व्यवस्थाएं भी सही से बनी रहें तो आर्थिक रूप से विद्यालय के पास उतना पैसा आता रहे। और अगर विद्यालय की व्यवस्थाएं ठीक बनी रहती हैं, विद्यालय की बैलेंस शीट ठीक बनी रहती है,
टीचर्स को टाइम पे सैलरी मिलती रहती है, तो फीस स्ट्रक्चर भी इस तरीके का बनाया जाए जो हर गार्जियंस अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दिला सके। सर आखिरी सवाल आपसे, पेरेंट्स के लिए क्या संदेश है? देखिए, पेरेंट्स के लिए मेरा एक ही संदेश रहता है कि आज के समय में सबसे बड़ी बात है कि जब भी हम क्षेत्र में कहीं भी किसी भी बच्चे को कुछ गलत कदम उठाते देखते हैं, आज आप देखते हैं कि अलग अलग तरीके के अपराध हो रहे हैं, जिन अपराधों में सबसे ज़्यादा ये 14 से 18 और 20 साल के बच्चे इन्वॉल्व हैं। सबसे बड़ी समस्या है कि हम बच्चों को जिम्मेदार ठहरा देते हैं कि बच्चे बिगड़ गए। बच्चे नहीं बिगड़े हैं, हम बिगड़ गए अभिभावक के तौर पे। कैसे बिगड़ गए कि हमने अपने बच्चे को समय देना बंद कर दिया। हम कामकाजी हैं, हम प्रोफेशनल हैं, हम किसान हैं, घरों में आते हैं तो हम में से कई सारे ये नहीं जानते हैं कि हमारा बच्चा किस सेक्शन में पढ़ रहा है, हमारे बच्चे का एसआर नंबर क्या है, हमारे बच्चे की पीटीएम कब होती है। तो अभिभावक के तौर पे अभिभावकों से हमारा यही निवेदन है कि ये आपके भविष्य की पूंजी है। आज जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने बच्चों की शिक्षा में, ये आपके भविष्य की पूंजी है। आपकी जिम्मेदारी फीस देने से, किताबें खरीदने से और अच्छे विद्यालय में एडमिशन कराने से पूरी नहीं होती है। हर अभिभावक को चाहिए कि वो समय निकाल के अपने बच्चे के साथ बात करें, उससे मित्रता का व्यवहार करें। क्योंकि आप सोचिए गौरव जी कि हर व्यक्ति के मन में कुछ ना कुछ सवाल होते हैं, कुछ ना कुछ शंकाएं होती हैं, और वो अपने सवालों को, अपने शंकाओं को कहने के लिए उसे किसी न किसी का सहयोग चाहिए होता है। तो बच्चों के साथ क्या होता है कि बच्चे के मन में जो सवाल आते हैं उसको सुनने वाला घर में कोई नहीं होता है। तो वो उस रूप को या वो माँ बाप के रूप या किसी को बाहर ढूंढने की कोशिश करता है, और जब बाहर ढूंढने की कोशिश करता है तो वो गलत संगत की तरफ जाता है, गलत लोगों की तरफ जाता है। तो अभिभावकों के लिए मेरा एक ही निवेदन है कि आप जितना समय अपने बच्चों को देंगे वो ही आपके बच्चे को सही रास्ते पर लेके जाएगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, टीचर बने, वो बाद की बात है, पहले बच्चा अच्छा इंसान बने जी। तो हमें बच्चे को अच्छा इंसान बनाना है। अगर हमने अपने बच्चे को अच्छा इंसान बना दिया तो बाकी का डॉक्टर, इंजीनियर जो भी उसने सोच रखा है, जो भी आपने उसे ख्वाहिशें रखी, वो बन ही जाएगा। एक छोटी सी और बात हम कहेंगे कि आज के समय में बच्चों के ऊपर मानसिक दबाव बहुत है। और मानसिक दबाव का कारण क्या है कि हर एक माता पिता ये चाहता है कि पड़ोसी का बच्चा इंजीनियर बन रहा है तो मेरा भी बच्चा इंजीनियर बने, पड़ोसी का बच्चा डॉक्टर बन रहा है तो मेरा भी बच्चा डॉक्टर बने, या मेरा बच्चा सरकारी नौकरी ही करे। देखिए, जीवन है, जीवन जीने के लिए नौकरी की ज़रूरत नहीं है। जीवन जीने के लिए हमारे पास अगर हुनर है, हमारे पास शिक्षा है, हमारे पास प्रतिभा है, तब भी हम अपना जीवन जी सकते हैं। आपका बच्चा किसी से कमतर नहीं है। हर एक बच्चा अपने आप में किसी न किसी एक फील्ड में, किसी न किसी एक विषय में काबिलियत रखता है। आप अपने बच्चे की काबिलियत को पहचानें और उस काबिलियत में उसका सहयोग करें, और इस तरीके का माहौल ना बनाए घर के अंदर कि बच्चा गलती करके आए और आपको ना बता पाए। उसके अंदर मन में डर है, बच्चा गलती करके आता है। कई सारी बच्चियों के साथ, कई सारे लड़कों के साथ, बच्चों के साथ इस तरीके के हादसे होते हैं कि अभी मैं एक कहानी से निकल के आया हूँ, मतलब सुनी हुई है वो कहानी, और वो कहीं ना कहीं हमारे इस लोकल के क्षेत्र की ही थी। तो एक बच्ची के साथ में गलत हुआ था, उसके साथ में रेप हुआ, और बच्ची वो 6 महीने तक किसी को नहीं बता पाई। कारण क्या था कि वो अगर अपनी माँ को बताती तो उसके डर था कि हमें ही गलत साबित किया जाएगा, अपने पिता को बताती तो हमें ही गलत साबित किया जाएगा। उस बच्ची ने किसी अदर को बताई, और जब किसी अदर को बताई तो उसका चारों तरफ नाम खराब हुआ और बच्ची ने बाद में सुसाइड कर ली। तो अभिभावक को पहले मित्र बनना चाहिए, अपने बच्चे की क्षमताओं को संभालना चाहिए, देखना चाहिए। और अगर आपका बच्चा स्कूल जाता है तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि बच्चे से पर डे आप बैठ के पूछिए, बेटा आज स्कूल में क्या हुआ, आज किस टीचर ने क्या पढ़ाया। उसकी आप नोटबुक चेक करिए, उसकी आप डायरी चेक करिए, और पूछिए आज बेटा तुमने कितने बच्चों की हेल्प की, क्या हेल्प की। अगर आप अशिक्षित हैं, अगर आप पढ़ाना नहीं जानते हैं, तो भी गार्जियंस क्या कर सकते हैं कि गार्जियंस एक समय निकाल के
जहाँ बच्चे बैठ के पढ़ते हैं उनके पास आप बस बैठ के उनको देखिए कि आपका बच्चा क्या कर रहा है। इसका फ़ायदा ये होगा, इसका परिणाम ये निकल के आएगा कि आपका बच्चा बैठा हुआ है, वो जानता है कि हमारे अभिभावक हमें देख रहे हैं, तो वो अपना समय बर्बाद नहीं करेगा और किसी गलत संगत का शिकार नहीं होगा। चलिए, तो सर ने बहुत महत्वपूर्ण 2 बातें कही हैं कि बच्चे से एक मित्रता का व्यवहार रखें जिससे कि बढ़ते हुए अपराध पर अंकुश लग सके, क्योंकि बच्चे जब बाहर रहते हैं तो बहुत सारी गतिविधियों में कहीं ना कहीं चाहते हुए ना चाहते हुए भी संलिप्त हो जाते हैं। सर, हमारी तरफ से आपको और आपके संस्थान को नए सत्र के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।